हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2018 और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रशासन की दो विशेष परिभाषाएं दीजिए। ये भी आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006, 2007, 2009, 12, 16 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखेंगे तो लगातार पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब। तो ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों शिक्षा और प्रशासन यानी कि एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन किससे बना है? एजुकेटम से। एजुकेटम शब्द ई और ड्यूको शब्द के योग से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर या आगे बढ़ना, अग्रसर होना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। और प्रशासन शब्द का अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना यानी कि सेवा करना या निर्देश देना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना होता है। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला है। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि शिक्षा का जो अर्थ था वो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, और एडमिनिस्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ है दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षा एवं प्रक्रिया से होता है। यहाँ पे शिक्षा और प्रशासन का संबंध जो है वो शिक्षा और वहाँ की शिक्षा की जो प्रक्रिया उससे होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता देता है, जिससे अधिक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। जो प्रशासन यहाँ पे कार्य करता है, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा पूछा है यहाँ पे आपका। तो शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है कि जो भी शिक्षण कार्य होता है उसमें एक प्रशासन के द्वारा निर्देश प्रारंभ हो, उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाए उसमें उसकी सहायता हो, और जिससे कि अधिक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। चलिए हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन सामान्य या लोक प्रशासन का अंग होने के बावजूद अन्य प्रशासनों की अपेक्षा मानव मूल्यों की प्राप्ति में अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक करता है। दोस्तों, यहाँ पे जो शैक्षिक प्रशासन है वो तो सामान्य लोक प्रशासन का एक अंग होता है। लोक प्रशासन का अंग कैसे हुआ? क्योंकि जो शिक्षा का कार्य होता है वो सरकार का कार्य होता है। तो जो अपना जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा का कार्य आता है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की अपेक्षा जो मानव के मूल्य हैं और उनकी प्राप्ति, उनके जो दायित्व और निर्वहन कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ विद्यालय प्रशासन के माध्यम से उनके आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने में सफल होता है।
किस तरह से एक व्यक्ति अपने मूल्यों को प्राप्त करता है अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, ये सब में शैक्षिक प्रशासन सहायता करता है अपने छात्रों को वो सारी चीज़ें अध्ययन करा के और अधिगम करा के। शैक्षिक प्रशासन को अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं दी जा रही हैं। चलिए देखते हैं। बेलफोर ग्राहम के अनुसार शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण को सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यहाँ पे हम देखेंगे जो शिक्षा प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन जिसे हम कहेंगे, वो उपयुक्त बालकों को, जो उस योग्य बालक हैं जो वाकई शिक्षा के योग्य हैं, उनको उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वो उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके जो भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो भी साधन आते हैं शिक्षण के, उनका उपयोग कर के वो किस तरह से अपने प्रशिक्षण को सर्वोत्तम प्राप्त करने में सफल होंगे। यहाँ पे एक शिक्षक अपने छात्रों को किस तरह से शिक्षण कार्य प्रदान करेगा, किस तरह से किस विधियों के द्वारा किस साधनों का उपयोग करके वो अपने शिक्षण कार्य को बेहतर कर सकता है, वो सारी जिम्मेदारी शैक्षिक प्रशासन की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेबी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे वेलफेयर के बाद आपका है कैम्पबेल एवं अन्य के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों की व्यवस्था करता है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है और छात्र के द्वारा अधिगम किया जाता है, लेकिन शिक्षण कार्य करने के लिए जिन उपकरणों, जिन साधनों, जिन चीज़ों का आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षण कार्य जहाँ पर होता है वहाँ के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता है, वहाँ के लिए एक ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, वहाँ के लिए एक चार्ट की आवश्यकता है, अगर एक भूगोल का शिक्षक है उसे एक ग्लोब की आवश्यकता है, और इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के लिए अलग अलग साधनों की आवश्यकता है, और वो किस तरह से शिक्षण विधियों का यूज कर रहा है और उसके द्वारा जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जा रही हैं, वो सारे जो उपकरण हैं, वो सारी सुविधाएं जो हैं, वो सारा सुविधा प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है शैक्षिक प्रशासन की। तो इन सारी चीज़ों को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है शैक्षिक प्रशासन की। तो यहाँ पे कैम्पबेल ने कहा था कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित होती हैं। जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो नीतियाँ, उसका जो विकास है, वो किस तरह से प्रोत्साहित हो, उन सारी सुविधाओं को जो देने का कार्य करता है वो होता है शैक्षिक प्रशासन का। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। किन किन प्रोग्राम के माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है जिससे बच्चों में अच्छे से अधिगम हो जाए, बच्चे प्रभावशाली ढंग से अधिगम करें। तो ये सारे जो चीज़ें निहित होती हैं, जिन सारे उपकरण और साधनों का यूज करता है एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में, उन सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है शैक्षिक प्रशासन। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों की व्यवस्था करता है शैक्षिक प्रशासन। नंबर 3 हम देखते हैं फ्रॉक्स विस तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं।
यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन को एक सेवा करने वाली गतिविधि के रूप में जो एक माध्यम है शैक्षिक प्रक्रिया एवं लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किस तरह से किन गतिविधियों के द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाए, उन गतिविधियों में शैक्षिक प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है जेबी सीयर्स के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, समायोजन और नियम। अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासन होता है, शिक्षा में जो एक तरह से हम कह सकते हैं शिक्षा में जो सरकार होती है वो सरकार होती है आपकी, उसके निकट संबंध जिससे होते हैं वो होता है अधीक्षण, पर्यवेक्षण, जो कि शैक्षणिक कार्यों की निगरानी करते हैं। शैक्षणिक कार्यों की निगरानी इसलिए की जाती है जिससे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो वो अधिगम के उपयुक्त हो और अधिक से अधिक छात्रों को अधिगम हो, तो उसके लिए एक योजना तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण कार्य केवल शिक्षक के द्वारा ही संपन्न हो जाता है, बल्कि उसके पीछे उसका एक शैक्षिक प्रशासन होता है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षक अपने शिक्षक को ये निर्देश देता है कि उसे इस विधि से शिक्षण कार्य करना है, जिससे उसके शिक्षण कार्य प्रभावशाली भी बनेंगे और छात्रों को अच्छे ढंग से अधिगम भी होगा। तो वो जो योजना होती है और जो निर्देशन होते हैं, जो संगठन होते हैं, जो समायोजन होते हैं, उन सारे चीज़ों की जो रूपरेखा तैयार करता है वो तैयार करता है शैक्षिक प्रशासन। नंबर 5 हम देखते हैं ब्रुक एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में अनेकों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो देखेंगे हम तो एक शैक्षिक प्रशासन में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। एक शिक्षण है जो एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहा है, एक छात्र है जो अपना अधिगम कर रहा है, और इसी तरह से वहाँ पे स्वीपर भी होते हैं, माली भी होते हैं, और अगर देखें बड़े लेवल पे तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी होते हैं। तो जिसका जो कार्य होता है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत वो सारे लोग, उनका सबका अलग अलग कार्य डिवाइड होता है, सब अपना अपना कार्य करते हैं। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन में अलग अलग रोल प्ले करने वाले लोग, एक शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य कर रहा है, एक छात्र जो कि अध्ययन कार्य कर रहा है, और एक ड्राइवर जो कि वहाँ के लोगों के आने जाने की व्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है, और एक स्वीपर जो विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने का कार्य कर रहा है, और एक माली है जो विद्यालय में पेड़ पौधे और वहाँ के बाग की या कह सकते हैं फुलवारी की रख रखाव कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे अलग अलग लोगों को जोड़ने का कार्य करता है शैक्षिक प्रशासन। वो सब यही कहेंगे कि मैं इस विद्यालय में कार्य करता हूँ, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कार्य करता हूँ, बल्कि वो कहेंगे कि मैं इस विद्यालय में कार्य करता हूँ। सबका उस विद्यालय के प्रति अपना योगदान है, तो इस तरह से वो एक इकाई बन जाते हैं। नंबर 6 हम देखते हैं शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यहाँ पर हम देखेंगे जो शैक्षिक प्रशासन होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुणों का एकीकरण करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक शिक्षक का गुण क्या है, उसका शिक्षण कार्य किस तरह से हो रहा है, कितने प्रभावशाली ढंग से हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसके गुण के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से वहाँ का जो
स्वीपर है, वहाँ का जो माली है, वहाँ के जो छात्र हैं, सबके अपने अपने गुण हैं और उनके वो गुण एकीकरण हो जाते हैं, एक तरह से एक इकाई में समाहित हो जाते हैं। और इस तरह से देखेंगे तो वो जो विद्यालय परिसर है एक एक सूत्र में बंध करके मानवीय गुणों का समुचित विकास करता है। वो विद्यालय, एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से छात्रों को उचित अनुचित सारी शिक्षाएं देता है और जीवन में किस तरह से आपको सरवाइव करना है, किन किन गुणों का विकास करना है, ये सारी शिक्षा उसको, एक छात्र को अपने शिक्षक के माध्यम से मिलती है और उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रधानाध्यापक और वहाँ पे जो भी कंट्रोलर होंगे, सबका अपना अपना कार्य होता है, सबके अपने अपने दायित्व होते हैं सब। तो उन सबके कार्य, दायित्व और सारे जो शिक्षक के गुण हैं, सबके गुणों से एक वहाँ का जो पढ़ने वाला छात्र है कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो इस तरह से उसके गुणों का, जो उनके व्यक्तित्व के गुण हैं, उनका विकास होता है। नंबर 7 हम देखते हैं। S.N. मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों को मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। दोस्तों, यहाँ पे जो शैक्षिक प्रशासन होता है वो वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधन की व्यवस्था से संबंधित होता है। मानवीय संसाधन से तात्पर्य किस तरह से अलग अलग जो लोग हैं, एक स्कूल में केवल शिक्षण का कार्य शिक्षक के माध्यम से तो किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक के अलावा जो वहाँ पे अलग अलग लोग रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रधानाध्यापक और वहाँ पे कार्य करने वाले स्वीपर, माली, ये सारे लोग जो अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे तो केवल एक जो छात्र है वो केवल अध्ययन करने आता है, लेकिन उसी छात्र के अध्ययन के पीछे ही इतने लोग जुड़े हुए हैं कि वो जिससे छात्र के व्यक्तिगत गुणों का विकास भी कर पाएँ और साथ ही मिलजुल कर अच्छा कार्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे समाज को एक नई दिशा देना। एक स्कूल के माध्यम से जो भी छात्रों को हम ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से छात्र आगे आने वाले पीढ़ी के रूप में एक अच्छे नागरिक बन करके देश के लिए, समाज के लिए एक खुशहाल वातावरण का निर्माण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन से संभव हो पाती हैं। आप ये कहेंगे, आज भी हम देखते हैं समाज में जब कोई छात्र आगे चल करके किसी अच्छी पोस्ट को प्राप्त करता है या किसी सामाजिक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, तो लोग ये पूछते हैं कि वो उसने किस स्कूल से पढ़ाई की थी, किस विद्यालय से वो बचपन से जुड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जो ये लोग, ये तो हम नहीं कहते कि सारी चीज़ें हमारे स्कूल से ही हमें मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ हमें स्कूल से नहीं मिलती। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि स्कूल हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। हम अपने व्यक्तित्व के ज़्यादा गुणों का विकास अपने स्कूल के टीचरों के माध्यम से, अपने प्रिंसिपल के माध्यम से ही करते हैं। और वहाँ का जो प्रशासनिक संगठन है वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।